हेलो कॉमरेड्स, नमस्कार। हरियाणा पार्टी की राज्य समिति के पेज से आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उन 3 अध्यादेशों के बारे में मुख्य रूप से बात करना चाहते हैं जिन्हें हाल ही में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जारी किया है। भारत का संविधान बनाने वालों ने ये कल्पना की थी कि ये जो हमारा देश है, हेलो कॉमरेड्स, ये हमारा देश 4 पिलर्स पे खड़े होकर चलेगा। संविधान में उन 4 पिलर्स की व्यवस्था की गई थी और उन 4 पिलर्स के नाम थे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा जिसे आमतौर से कहा गया था कि चौथा जो है वो सामाजिक चेतना का जो मंच है, खुली आलोचना का जो मंच है, खुली समीक्षा का जो मंच है, जिसे आमतौर से मीडिया कहा जाता है वो। लेकिन मौजूदा सरकार की खास बात यह है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो भी 4 पिलर्स पे ही है वैसे, लेकिन उसके 4 पिलर्स हैं घपला, घोटाला, धोखा और झांसा। आप जितनी अधिकतम विश्वासघात की या जितनी अधिकतम पीड़ा की कल्पना करेंगे, मोदी सरकार उससे भी आगे निकल जाएगी। आप जितना सोचेंगे कि नहीं इतना तो नहीं हो सकता, आपको मालूम पड़ेगा कि वो उससे भी ज्यादा कर चुके हैं। आपकी कल्पनाओं से बाहर हो जाएगा। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिनसे हम ये कहते हैं कि ये हुआ है तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे कर सकती है सरकार। तो आज हम इन 2 सवालों पे चर्चा करेंगे कि ये जो 3 अध्यादेश हैं उन 3 अध्यादेशों का मूल मकसद क्या है और दूसरा ये कि ऐसा कैसे कर सकती है सरकार, ऐसा क्यों कर रही है सरकार। ये 3 अध्यादेश जो लाए गए, 3 जून को उनको जारी किया गया और 5 जून को इस देश के राष्ट्रपति ने उस पर अपना ठप्पा और मोहर लगाकर उसे अध्यादेश के रूप में जारी कर दिया। उनके बारे में चर्चा करने के पहले उन 2 बड़े घपलों के बारे में बात करें जो इन अध्यादेशों के लाने की प्रक्रिया के दौरान किए गए। पहला घपला तो यह है कि भारत का जब संविधान बना था उस संविधान के वक्त काम का बंटवारा हुआ था। आजादी के दौरान के तमाम सारे संघर्षों के अनुभव और आजादी के पहले भारत के एक राजनीतिक इकाई न होने, एकजुट राजनीतिक इकाई न होने के तजुर्बों और इस देश की जो सबसे बड़ी शक्ति है इसकी विविधता, इसकी भाषा की, इसकी संस्कृति की, इसकी बोलियों की, इसके मौसमों की, इन सारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने यह तय किया था कि हमारा देश संघीय ढांचे का देश होगा, फेडरल स्ट्रक्चर होगा, ताकि अलग अलग राज्य, अनेक ऐसे मामले तय किए गए थे जिन मामलों में अलग अलग राज्यों को अपने राज्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होगा। केंद्र उन पर निर्णय नहीं लेगा, वो राज्य के विषय होंगे। दूसरी बात चली तो ये चला कि कुछ ऐसे विषय होंगे जो केंद्र के विषय होंगे। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे काम ऐसे भी करने होते हैं, बहुत सारे नियम कानून ऐसे भी बनाने होते हैं जिनके बारे में पूरे देश में एक जैसा नियम होना चाहिए।
तो ये कानून बनाने के अधिकार बांटे गए थे। केंद्र के दायरे में ये आएंगे, राज्य के दायरे में ये आएंगे। कृषि राज्य के दायरे में आने वाला विषय है। हमारे संविधान निर्माताओं की ये समझदारी रही होगी कि तमिलनाडु की कृषि, केरल की कृषि, जम्मू कश्मीर की खेती, उत्तर पूर्व में की जाने वाली खेती, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाने वाली खेती, इनके अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, इनकी अलग अलग तरीके की विविधता है। इसलिए इनके आधार पर उस राज्य की सरकार को अधिकार होना चाहिए कि वो जिसको समुचित समझे उस तरीके का कानून बनाए, उस तरीके की सुविधाएं दे, उस तरीके के प्रावधान करे। कुछ विषय हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में भी आते हैं, जिनमें दोनों सरकारें अपने अपने हिसाब से कानून बना सकती है। बहरहाल पहला घपला तो ये है कि खेती और किसानी जो दरअसल राज्य के विषय हैं, उन राज्य के विषयों पर इस देश की केंद्रीय सरकार ने एक कानून बनाकर पूरे देश की जनता पर, देश की सरकारों पर थोप दिया। और उसके लिए उन्होंने रास्ता ये निकाला कि हम खेती का कानून नहीं बना रहे हैं, हम एग्रीकल्चर से जोड़ के, कृषि के विषय से जोड़ के कोई कानून नहीं बना रहे हैं, हम ट्रेड का कानून बना रहे हैं, व्यापार का कानून बना रहे हैं। और व्यापार चूंकि केंद्रीय विषय है, इसलिए हम व्यापार का कानून बना सकते हैं। पहला घपला तो ये। और दूसरा घपला ये है कि संसदीय लोकतंत्र में कानून बनाने के निश्चित तरीके और प्रावधान हैं। क्या तरीका है? तरीका यह है कि लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा। अगर वो बिल बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला होगा तो उस बिल पर पूरे पार्लियामेंट पूरी विस्तार के साथ चर्चा करेगी। चर्चा करने के बाद अगर उससे ये महसूस होता है कि इस पर और ज़्यादा परामर्श की, विमर्श की और संवाद की आवश्यकता है, तो वो एक कमेटी बनाएगी जिसको कहते हैं प्रवर समिति। और वो प्रवर समिति फिर उसके बाद उस बिल से, उस कानून से प्रभावित होने वाले जितने भी समुदाय, जितने भी तबके, जितने भी हिस्से हैं, उन सब के साथ बातचीत करेगी, उनकी बातों को सुनेगी, उन्हें सुनवाई करने का मौका देगी। और अगर ज़रूरी हुआ तो उनके बीच में जाकर भी वो कमेटी जाएगी और वहाँ पर जाकर, फील्ड में जाकर भी उनसे चर्चा करके कुछ नए फीडबैक लेकर आएगी। और उसके आधार पर उस कानून को और ज़्यादा परिवर्धित करके, अपडेटेड करके, संशोधित करके दोबारा से संसद में पेश किया जाएगा। ये एक संसदीय लोकतंत्र की एक मान्य परंपरा है। ज़्यादातर जहाँ पर संसदें हैं, पार्लियामेंट्स हैं, वहाँ पर इसी तरीके से नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं। अध्यादेश बहुत ही असाधारण स्थितियों में लाए जाते हैं, जब तत्काल कुछ किया जाना बहुत जरूरी है। कहीं पर कोई आपदा आ गई है या कोई ऐसा फैसला है जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए या देश की आवश्यकताओं को देखते हुए तुरंत लिया जाना जरूरी है, उसके लिए अध्यादेश लाए जाते हैं। अध्यादेशों को भी बाद में संसद में अनुमोदन के लिए पेश करना पड़ता है, लेकिन अध्यादेश असाधारण स्थिति में लाए जाते हैं। तो अध्यादेश लाए जाने की आवश्यकता क्या थी? ऐसी कौन सी असाधारण स्थिति पैदा हो गई थी जिसकी वजह से आपको लगा कि अगर आज अध्यादेश लेकर या 3 जून को लेकर नहीं आए और 2 दिन के अंदर राष्ट्रपति जी ने उस पर अपने सील और मोहर नहीं लगाए तो पता नहीं क्या हो जाने वाला है, खेती बर्बाद हो जाएगी और लोग भूखे मरने लगेंगे। ऐसी कोई असाधारण स्थिति न थी, न उसके लिए ये अध्यादेश लाए गए। ये अध्यादेश वैसे तो जब से मोदी जी आए हैं, जब से एनडीए की सरकार आई है, तब से किसान और मजदूर उनके हमले के प्रिय शिकार हैं। ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते वो, ऐसी कोई नीति नहीं बनाई उन्होंने जिसमें उन्होंने किसान और मजदूर की कमर को तोड़ने की कोशिश न की हो। ऐसा एक भी निर्णय नहीं है उनका, एक भी। लेकिन हम उस विस्तार में न जाएं तो ये जो 3 फैसले हैं, ये 3 फैसले आज तक इस देश के किसानों पर जितने भी हमले हुए हैं, आज तक किसानों के साथ जितने भी अत्याचार किए गए हैं,
उनकी सारी सीमाओं को तोड़कर उससे भी ज़्यादा बड़ा असर करने वाले और आने वाले दिनों में, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले वर्षों के लिए इस देश के देहात का पूरी तरीके से नक्शा बदल देने वाले हैं। और वो नक्शा कोई खुशनुमा देहात का नक्शा नहीं है, वो नक्शा कोई बहुत अच्छे बेहतर भारत का नहीं है, वो एक बर्बाद भारत का नक्शा है। अगर इन तीनों के तीनों अध्यादेशों को उनके मूलतः जिस भाषा में वो लिखे गए हैं उसी भाषा में उन्हीं प्रावधानों को अगर पूरी तरीके से लागू कर दिया गया तो इनकी भाषा पे मत जाइए, इनके लिए शब्द संयोजन पर मत जाइए। मैं बताऊंगा आपको कि हमारे यहाँ एक बड़ी प्यारा सा एक सपना होता है हर व्यक्ति का, और उस सपने के आधार पर भी किस तरीके से अच्छे सपने दिखाकर भी लोगों के साथ क्या किया जाता है। एक कहानी काशी करवट की अपन लोग बाद में सुनेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है। एक अध्यादेश लेकर आए हैं जिसका नाम है किसानों की उपज व्यापार वाणिज्य प्रोत्साहन तथा सरलीकरण अध्यादेश। कितना प्यारा फॉर्मुलेशन है, व्यापार तथा वाणिज्य को प्रोत्साहन और सरल बनाने का अध्यादेश। अब इसका नाम पढ़ने के बाद क्या लगेगा आपको, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बोलता क्या है, जब इस अध्यादेश को लाया गया और इसके विरोध में जब आवाज उठी, अखिल भारतीय किसान सभा और तमाम सारे किसान संगठनों ने ये कहा कि नहीं ये गलत है, इससे किसान लूटने लगेगा। तो क्या कहा गया, अभी तक किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए केवल अपनी मंडी पर निर्भर करना पड़ता था, मंडी में उनको ठीक तरीके से दाम नहीं मिल पाता था। इसलिए अब हमने ये इंतजाम कर दिया है कि रोहतक का किसान सीधे जाकर चेन्नई की और बेंगलोर की मंडी में अपना गेहूं बेचकर आ सकता है। अब आगरा का किसान सीधे जाकर त्रिवेंद्रम के और मंगलूर के मंडी में जाकर अपने आलू को बेच के आ सकता है। अब मुरैना का किसान सीधे चला जाएगा गुवाहाटी में और वहां पर अपनी सरसों बेचकर आ सकता है। हमने किसान के लिए कितना फायदे का काम कर दिया। वास्तविकता क्या है, वास्तविकता यह है कि इस देश के किसान की हालत ऐसी है कि वो अपने गांव से अपनी उपज को ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के 30-35 किलोमीटर दूर जो मंडी है उस मंडी में ले जाने में उसकी जो लागत निकल कर आती है, 3/4 से ज़्यादा किसानों के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है। जिनके पास है उनको भी वो खर्चा तो होता ही होगा, उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पर लेनी पड़ती है, उसके डीजल का उसके किराए का खर्चा भी नहीं निकल पाता है, उससे भी उनकी उपज का दाम मिलने का गणित पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। उस किसान को वो सपना दिखा रहे हैं कि वो चाहेगा तो सीधे बेंगलोर चला जाएगा, सीधे मंगलोर चला जाएगा, सीधे चेन्नई चला जाएगा और सीधे गुवाहाटी चला जाएगा। ये दरअसल मंगलोर, चेन्नई, बेंगलोर और गुवाहाटी वाशिंगटन और सियोल में बैठी हुई कॉरपोरेट कंपनियों को किसान की चौपाल तक, किसान की खलिहान तक पहुंचाकर खरीदारी करने का लाइसेंस है, उल्टा लाइसेंस। इसका मतलब यह होगा कि अब कॉरपोरेट कंपनियां और आड़तियां, आमतौर से आड़तियों को, खरीदने वालों को जो लाइसेंस मिला करते थे वो उनकी मंडी के हिसाब से मिला करते थे। वो उस मंडी में खरीदारी कर सकते हैं, वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन होता था। हद से हद जिले के लिए लाइसेंस मिला करता था, उससे बाहर का लाइसेंस नहीं मिलता था और इसलिए कॉरपोरेट कंपनियों को भी खरीदारी करने में बहुत दिक्कत जाती थी। अब उन्होंने कर दिया कि अब कहीं भी खरीदारी हो सकती है। किसको फायदा मिलने वाला है? इससे फायदा मिलने वाला है उनको जो बड़ी बड़ी थैलियां लेकर आएंगे, खरीदने के पहले ही किसान को उसका एडवांस देकर जाएंगे और न केवल एडवांस देकर जाएंगे बल्कि उसकी फसल को मनमर्जी की कीमतों पर खरीदने का काम करेंगे। उससे किसान को क्या मिलने वाला है? ये जो मंडियों का ढांचा है वो मंडियों का ढांचा इसी लूट से किसान को बचाने की समझदारी के आधार पर खड़ा किया गया था। 1960 के आसपास ये मंडी कमेटियां बनी हैं
एपीएमसी के एक्ट के आधार पर अलग अलग राज्यों ने अपनी तरीके से बनाई और ये तय किया गया कि भाई अब एक सूदखोर अपनी थैली के दम पर, अपने पैसे के दम पर किसान की फसल को लूट कर नहीं आएगा। कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी, बोली लगाई जाएगी, मंडी में उसके गेहूं को रखा जाएगा और उसके सरसों को, उसके चने को, उसकी उपज को, और उसके आधार पर उससे कहा जाएगा कि आप बोली लगाइए और जो ज़्यादा बोली लगाएगा उस बोली के आधार पर किसान अपनी फसल बेच सकेगा। इसमें भी तिकड़म की जाती थी, इसमें भी एक गुट बन जाया करता था, ये सब हो जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी कम से कम एक गुंजाइश थी कि किसान को उस तरीके से लूटा नहीं जा सकता था। किसान की फसल की कीमत के लिए बोलियां लगा करती थी और अब उस पूरे के पूरे तरीके को उन्होंने बदल दिया। अब कोई मंडी नहीं, मंडी में जो भी बिक्री होगी, जो भी खरीदारी होगी, मंडी में ही होगी। अब कोई मंडी का नियंत्रण नहीं है और ये मंडी कमेटियां भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती थी। मंडी कमेटी के मेंबर्स का जो चुनाव है वो किसानों के वोट के आधार पर होता था। वो उसके बाद अपने अध्यक्ष को चुनते थे, उपाध्यक्ष को चुनते थे। बाकी राज्यों में भी संभव तो होगा, मध्य प्रदेश में तो कम से कम संघर्षों के बाद ये कानून बना था कि मंडी कमेटी में किसान के माल को खरीदने में जो हम्माल मदद करते हैं उन हम्मालों का भी एक नुमाइंदा उसके बोर्ड में रहना चाहिए, नियंत्रणकारी समिति में। उनकी नुमाइंदगी के साथ ये हुआ करता था। उसमें 25 घपले थे जिन्हें ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने उसको पूरी तरीके से बदल दिया है और न केवल बदल दिया है बल्कि उन्होंने ऐसे 2 बड़े प्रावधान भी कर दिए इस संशोधन में के जरिए, इस अध्यादेश के जरिए, कि जिसके बाद लूट में किसी भी तरीके की अड़चन नहीं आनी चाहिए। और अड़चन नहीं आनी चाहिए तो क्या किया उन्होंने? पहली बात तो उन्होंने किया है कि इस तरीके से ये खरीदी होगी, चौपाल तक होगी और जो ग्रामीण इलाकों से और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि अब क्या होगा। अब मंडियां नहीं है, अब कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं है, अब साहूकार हैं तो साहूकार आपको बुआई के पहले ही आपको एडवांस देके आपकी फसल की कीमत भी तय कर लेंगे और फसल को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेंगे और धीरे धीरे करके आप उन सूदखोरों के कर्ज के फंदे में भी फंस जाएंगे किसान। उसके बावजूद भी कोई छूट, मतलब कोई उनकी लूट में किसी भी तरीके का कोई अड़चन नहीं आए, इसके लिए इस अध्यादेश में सरकार ने पहला प्रावधान तो ये किया है कि इस पूरे खरीदारी और धंधे में खरीदने वालों पर, चाहे वो कॉरपोरेट कंपनियां हो चाहे वो आड़ती हो, उन पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वो हजारों करोड़ की कमाई करे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरा प्रावधान यह किया गया है जो गजब का प्रावधान है, इस देश में इस तरीके की सहूलियत सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए 4 लोगों को मिली है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं। संभवतः लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के भी उपसभापति के लिए हो ये छूट। यही 4-5 लोग हैं जिनके बारे में ये संविधान में या हमारी न्याय प्रणाली में ये प्रावधान किया गया है कि इनके खिलाफ किसी भी तरीके की न्यायालयीन कार्रवाई नहीं की जा सकेगी इनके काम को लेकर। ये केवल 4-5 लोगों का विशेष अधिकार है इस देश में। हालांकि उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि राष्ट्रपति भी जुडिशियल रिव्यू की सीमा से बाहर नहीं है। कल अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में भी वहां के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी 2-3 मामलों में फैसले दिए कि राष्ट्रपति भी जुडिशियल रिव्यू की न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। उनकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के राज में गांव में चौपाल पर और खलियान में जाकर खरीदारी करने की छूट जिन कंपनियों और आड़तियों को दी गई है, उनको किसी भी तरीके की न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया है। ये अध्यादेश ये कहता है कि अगर खरीदारी में किसी तरीके का घपला या बेईमानी होती है, अगर 5 लाख रुपए का खरीद के गया है और उसमें से उसको केवल 3 लाख रुपए का भुगतान होता है, या जिस रेट पर उसने खरीदने का तय किया था
उस दर से भुगतान नहीं करता है, उसको लेकर किसान अगर परेशान होता है, और जाहिर है कि किसान ही परेशान होगा, तो उसको लेकर किसान उस कंपनी या उस खरीदार व्यापारी जो आड़तिया है उसके खिलाफ किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। कोई अदालत उस कार्रवाई का संज्ञान नहीं ले सकेगी। ऐसा कोई विवाद अगर पैदा होता है तो उस विवाद की सुनवाई केवल नौकरशाह कर सकेंगे, एसडीएम या कलेक्टर। इसमें राज्य सरकारें भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर किसी भी तरीके का बहुत बड़े पैमाने पर घपला या बेईमानी होती है या किसानों के साथ धोखाधड़ी होती है और किसी राज्य की सरकार अगर चाहती है कि ये गलत हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, राज्य सरकारें भी कुछ नहीं कर सकेंगी, केवल नौकरशाह कर सकेंगे, एसडीएम और कलेक्टर, और वो भी केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर काम करेंगे, अपने डिस्क्रिशन, बुद्धि या विवेक के आधार पर काम नहीं करेंगे। मतलब यह कि न केवल इन बड़े बड़े भेड़ियों को किसान की खलियान तक पहुंचा दिया गया है, उसे एक बड़े कर्ज के फंदे में फंसाकर उसकी पूरी फसल को लूटने का बंदोबस्त कर लिया गया है, बल्कि उसमें किसी भी तरीके की सुरक्षा उसको न मिल सके, इसके लिए सारे संवैधानिक के, आईपीसी के, सीआरपीसी के, न्याय प्रणाली के, न्याय पाने के, मौलिक अधिकार के, इन सारी चीज़ों को भी इधर उधर काटना और कतरविरोध करना, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई राज्य सरकारों के अधिकार को बांधना, इसमें भी उनको कोई संकोच नहीं हुआ है। तो पहला अध्यादेश है कि अभी तक मंडी कमेटियों के माध्यम से बोली लगाकर किसान को तुलनात्मक रूप से बेहतर कीमत मिलने की जो थोड़ी बहुत संभावना होती थी, खासतौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते थे, और न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाने की गारंटी की जाए, इसके लिए सरकारों पर दबाव बनाए जाते थे। ये कहा जाता था कि जितनी खरीदारी हुई है उसके आधार पर सरकार बोनस की घोषणा कर देता कि किसान को जो नुकसान हुए उसकी पूर्ति की जा सके। अब वो सारी सिस्टम, सारी समझदारी समाप्त, अब सीधी खरीदारी होगी और भेड़िए सीधे खलियान तक जाएंगे, चौपाल तक जाएंगे, और पहले वो आपको एडवांस दे के आएंगे, पहले वो आपकी फसल खरीद के आएंगे, हो सकता है 2 रुपये ज़्यादा भी खरीद एक आध साल, और उसके बाद जब आप उनके कर्ज के फंदे में फंस जाएंगे तो आपकी खेती, आपकी ज़मीन, सब कुछ उनकी होगी, और अपनी ही ज़मीन पर आपको किस हालत में खड़ा कर दिया जाएगा ये कल्पना की जा सकती है, और अदालतें इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर सकती। एक और अध्यादेश लेके आया, और इस अध्यादेश का नाम है मूल्य आश्वस्ति तथा कृषि सेवाओं संबंधी किसानों का सशक्तिकरण तथा संरक्षण समझौता। है ना जोरदार नाम, मूल्य आश्वस्ति, दाम मिलने की गारंटी, और कृषि सेवाओं में जो किसानों की ताकत को बढ़ाना और उनको संरक्षण देने का समझौता। नाम पढ़ के ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा कल्याण करने की कल्पना वाली कोई सरकार नहीं हुई होगी, और ये ऐसा खतरनाक अध्यादेश है जो इस देश में, पूरे देश में ठेका खेती को लाने की बात करता है। और ठेका खेती क्या होती है, इसका कितना विनाशकारी असर होता है, इसकी अगर थोड़ी सी भी झांकी देखनी है तो 18वीं सदी में इस देश में अंग्रेजी राज के दौरान किसानों के साथ जिस तरीके का बर्ताव पूर्वी इलाके में, बिहार तक, उड़ीसा तक, पश्चिम बंगाल में किया गया था, उसको देखा जा सकता है, जिसे कहा जाता है नील की खेती के लिए इस देश में 2-2 अकालों को लाना। ये ठेका खेती थी जिसमें अंग्रेज़ों की वो कंपनियां जो मैनचेस्टर की कपड़े के कारखानों में और बाकी के इलाके के दुनिया भर के कपड़े के कारखानों में जो कपड़ा पैदा होता है उसको साफ़ करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, और जो कपड़े पहने जाते थे उस कपड़े को भी और ज़्यादा चमकीला बनाने के लिए नील पैदा करने का काम हुआ करता था यहाँ। उसके लिए ठेका खेती की शुरुआत की गई थी, और उस ठेका खेती के नाम पर बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, और नतीजा ये निकलता था कि बड़े पैमाने पर जहाँ भी नील की खेती हुई, उस नील की खेती की वजह से 2 तरीके की समस्याएं पैदा हुई। पहली समस्या तो ये पैदा हुई कि खाद्यान्न पैदा करना बंद हो गया,
ज़बरदस्ती नील पैदा कराया जाने लगा, न चावल पैदा होगा, न दाल पैदा होगी, न आलू पैदा होगा। और दूसरा नुकसान ये हुआ कि जहाँ जहाँ नील की खेती हुई वहाँ वहाँ वो ज़मीन बंजर हो गई और वर्षों तक बंजर पड़ी रही। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पूरे पूरब के इलाके में, खासतौर से बंगाल में और बिहार के उस इलाके में, उड़ीसा में एक ज़बरदस्त भीषण अकाल पड़ा। केवल एक बार नहीं पड़ा बल्कि 2 बार पड़ा, जिनमें कहा जाता है कि एक बार 1 करोड़ से ज़्यादा और दूसरी बार 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। वो ठेका खेती दोबारा लौट कर आई। क्यों आ रही है? इस देश की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वही इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि उसको देखने वालों का नजरिया खराब है। इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहां पर मौसम की भी विराट विविधता है और उसके चलते फसलों की भी बहुत विविधता है। हम फूल पैदा कर सकते हैं, हम इत्र पैदा करने वाले पौधे भी पैदा कर सकते हैं, हम गन्ना पैदा कर सकते हैं जिससे चीनी बन सकती है, हम तरह तरह के फल पैदा कर सकते हैं। ये हमारे मौसम की विविधता है। जो तथाकथित विकसित देश हैं, जो संपन्न देश हैं, जिन्हें ये सारी चीज़ें चाहिए तो सही अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, लेकिन जो उनके यहाँ पर पैदा नहीं होते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है? कि नतीजा ये निकलता है कि वो ये चाहते हैं कि हम उनके लिए ये तमाम सारी चीज़ें पैदा करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा सुखमय बना सकें, उनका कंज्यूमरिज्म और भी ज़्यादा विविधतापूर्ण हो सके और हम अपने खाने पीने की चीज़ें पैदा करना बंद कर दें। तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में क्या होने वाला है? उस ज़माने में नील पैदा कराया गया था, अब जट्रोफा पैदा कराया जाएगा ताकि उससे डीजल बनाया जा सके। अब जैसे चंबल के इलाके की ज़मीन ली गई थी 25,000 हेक्टेयर, जो किसान सभा के 3 बार किए गए संघर्षों के बाद 3 बार उन फैसलों को, कॉन्ट्रैक्ट्स को वापस कराया गया कि इस विदेशी कंपनी को हम नहीं देंगे। किस लिए? चावल दाल पैदा करने के लिए, सरसों पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि उस पर जट्रोफा की खेती करने के लिए, जिससे डीजल बनता है या ऑयल जो है वो बन सकता है, ईंधन बन सकता है। और दूसरा ये कि इत्र की खेती करने के लिए, ताकि जो विकसित देशों के लोग हैं उनके लिए इत्र और फुलेल और सेंट की सप्लाई की जा सके। उस तरीके की खेती की पैदावार करने की आशंका होगी। आशंका क्या होगी? वो वही पैदा करने के लिए आएंगे। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि वो आशंका गलत नहीं है, फिर वो अपना माल बेचेंगे कि हमसे गेहूं खरीद दो, हमसे तेल खरीद दो, हमसे दाल खरीद दो। और हमारी सरकार तो मोजाम्बिक से भी दाल खरीद के ला सकती है, भले इस देश के किसानों को अरहर की दाल की कीमत देने के लिए वो तैयार नहीं हो। 30 रुपये, 35 रुपये, 35 रुपये में भी झिकझिक करें, लेकिन बाहर से मोजाम्बिक से 7,500 किलोमीटर दूर से वो 55 रुपये किलो में भी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल इस तरीके से एक ऐसा बड़ा असंतुलन ही पैदा नहीं हो जाएगा हमारे उपभोग में, आवश्यकता में और उसकी पूर्ति की संभावना में, कि उसकी वजह से देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है, खेती तो खतरे में पड़ेगी। और केवल इतना ही नहीं किया, इसमें भी वही प्रावधान लागू किए गए हैं, वही इंतजाम किए गए हैं जो पहले वाले एक्ट में किए गए हैं। क्या किए गए हैं? पहला तो यह कि किसी राज्य सरकार को अधिकार नहीं होगा ये तय करने का कि उसे अपने प्रदेश में ठेका खेती की अनुमति देनी है कि नहीं देनी। दिल्ली में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने कह दिया, दिल्ली की सरकार ने फैसला ले लिया कि ठेका खेती होनी है तो होनी है। आपको उस पर चूज करने का, पिक एंड चूज करने का राइट नहीं है कि हमारे केरल की परिस्थितियों को देखते हुए या मध्य प्रदेश के हालात को देखते हुए या हरियाणा की ज़रूरतों को देखते हुए हम ठेका खेती की अनुमति दिए जाने से इनकार करते हैं। ये आप नहीं कर सकते। आपको इस केंद्रीय अध्यादेश को मानना ही होगा, केंद्र सरकार के हुक्म को लागू करना ही होगा। दूसरा है कि इसमें भी कंपनी की कोई गड़बड़ी अगर होगी, तो जैसे पहले कानून में था, इसमें भी अगर कंपनी किसी तरीके की गड़बड़ करती है, किसी तरीके का ब्रीच करती है, किसी तरीके की धोखाधड़ी करती है, अदालतें उसकी सुनवाई नहीं कर सकेंगे। कोई भी विवाद अदालत में नहीं जा सकेगा। उसकी सुनवाई करने का भी वही तरीका होगा कि एसडीएम या कलेक्टर, नौकरशाह इसके बारे में सुनवाई करेंगे। राज्य सरकारों का भी उसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होगा और
ये नौकरशाह भी जो करेंगे वो नौकरशाह भी केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर करेंगे। पहले उपज गई, उसकी जो कीमत मिलने की संभावना थी कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए, मंडियों में नीलामी के जरिए, पहले अध्यादेश के जरिए वो चली गई और सूदखोर आ गया घर के बाहर। और दूसरे में आपकी खेती पर भी अब उन्होंने अपना जाल फैला दिया और ठेका खेती के नाम पर इस खेती को भी कब्जा करने की वो तैयारी कर रहे हैं और सीधे केंद्र सरकार का उन पर नियंत्रण होगा, बाकी किसी का नियंत्रण नहीं होगा। तीसरा और भी भयानक है, और तीसरा अध्यादेश केवल किसानों की हालात को ही खराब नहीं करता, बल्कि तीसरा अध्यादेश इस देश की जनता के लिए बहुत बड़ा संकटपूर्ण अध्यादेश होने वाला है। क्या है वो? उन्होंने एक और अध्यादेश लाया। एक हमारे यहां पर कानून था इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु कानून। ये तीसरा अध्यादेश लेके आए हैं, आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020। ये क्या है? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या था? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु कानून, ये प्रावधान करता था, ये इंतजाम करता था कि एक सीमा से ज्यादा भंडार में, गोदाम में अनाज को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। उसकी मुख्य वजह ये थी कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता था वो अपने, और किनके पास ज़्यादा पैसा होता है इसके बारे में ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था वो अपने पैसे के जरिए किसान की फसल के समय पर सस्ते दाम पर खरीद कर अपने गोदामों में जमा कर लेते थे और इस जमाखोरी के जरिए बाजार के अंदर एक नकली संकट पैदा करते थे, एक ऐसा कृत्रिम संकट पैदा कर देते थे जिनकी वजह से बाजार में उस सामान की कमी महसूस होने लगती थी जो जमाखोर के गोदाम में रखा हुआ है, और उसके बाद वो अपने सामान को निकालकर जिस मनमानी कीमत पर वो बेचना चाहते थे बेचते थे। इस जमाखोरी ने इस देश की जनता को बहुत परेशान किया, और वो परेशानी जब हुई और ये जमाखोरी और कालाबाजारी जब बहुत ज़्यादा देखी गई, तब इस जमाखोरी और कालाबाजारी से बचने के लिए जनता के आंदोलनों के बाद जन असंतोष को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया कि एक सीमा से ज़्यादा कोई अपने गोदाम में भंडार इकट्ठा नहीं कर सकता, जमाखोरी नहीं कर सकता। ये जो अध्यादेश है वो अध्यादेश ऐसी सारी सीमाओं को हटाता है। अब कोई भी जमाखोर, कोई भी अपने गोदाम में कितना भी अनाज इकट्ठा कर सकता है, कितना भी, वो कोई भी हो सकता है। जो खरीदने वाला व्यापारी है वो भी इकट्ठा कर सकता है, जो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का धंधा कर सकता है वो भी अपने गोदाम में कितना भी इकट्ठा कर सकता है। जो कॉरपोरेट कंपनी है जो अपने एजेंट्स के जरिए बुलवा रही है वो एजेंट्स भी कितना भी अपने गोदाम में भंडारण कर सकते हैं, और उस कंपनी का जो गोदाम है उस गोदाम में भी कितना भी इकट्ठा किया जा सकता है। और तो और ये जो वेयर हाउसेज बने हुए हैं, ये जो कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, उन कोल्ड स्टोरेज के मालिक भी कितना भी अनाज इकट्ठा कर सकते हैं। क्या नतीजा निकलने वाला है इसकी कल्पना कीजिए। इसका मतलब ये होगा कि ये गोदामों में भंडारण होगा, उनके पास बहुत पैसा है, कल्पना नहीं की जा सकती उस पैसे की। उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, बाजार से माल को उठाएंगे, और माल उठाने के लिए अध्यादेश नंबर 1 आ ही चुका है। सीधे खलियान में जाएंगे, खरीदारी करेंगे, एडवांस दे के आएंगे, उसके बाद फिर वो जमा करके उसको रख लेंगे, और उसके बाद बाजार में इस तरीके के हालात पैदा कर देंगे कि गेहूँ नहीं मिल रहा है, चावल नहीं मिल रही है, दाल नहीं मिल रही है, तिलहन नहीं मिल रही है, और उसके बाद जितनी कीमत पर वो बेचना चाहेंगे उतनी कीमत पर बेचेंगे। तो कालाबाजारियों और जमाखोरों के बारे में इतना ज्यादा छूट देने वाला कानून बनाने की हिम्मत मोदी जी कर सकते थे, उनके स्वाभाविक मित्र हैं वो। इन कालाबाजारियों जमाखोरों की स्वाभाविक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ के जमाने से लेके आज तक।
तो उनको उन्होंने इतनी छूट दे दी, और इसका मतलब ये होगा कि अब वो छप्पर फाड़ मुनाफा उनको मिलेगा, और इसमें भी वही प्रावधान है, इसमें तो छूट ही है, किसी तरीके का कोई नियंत्रण हो नहीं सकता, जिसको जितना इकट्ठा करना है वो कर लेगा। लेकिन इसमें एक और प्रावधान किया गया है जो और भी ज़्यादा खतरनाक है, और वो प्रावधान ये है कि सरकार तभी हस्तक्षेप करेगी जब पेरिशेबल आइटम्स में जल्दी खराब होने वाले आइटम जैसे आलू, प्याज, तेल, ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों पर लागू होता था, आलू, प्याज, तेल, तिलहन, गेहूं, चावल, दाल। तो ये उसमें लिखा हुआ है कि ये जो पेरिशेबल आइटम है जैसे आलू, प्याज और तेल, इनकी कीमत अगर 100% से ज़्यादा बढ़ जाएगी तब सरकार हस्तक्षेप करने के बारे में विचार कर सकती है, तब भंडारण की और जमाखोरी की सीमा तय करने के बारे में सोचा जा सकता है, उससे पहले नहीं सोचा जाएगा। 99% और 90% तक अगर कमा रहा है वो, और 100% बढ़ी कि नहीं बढ़ी इसको तय करने वाला कौन होता है? कोई सिस्टम है क्या हमारे पास? वो ले आएंगे उठा के कि आलू की कीमत 100% हो सकता है कि दिल्ली के बाजार में बढ़ गई हो गई हो, लेकिन दिल्ली से 850 किलोमीटर दूर शहडोल के बाजार में तो सस्ता मिल रहा है, तो इसका मतलब हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, वो 25 बहाने लेके आ जाएंगे। पेरिशेबल आइटम में 100% और नॉन पेरिशेबल आइटम में खाद्यान्नों के मामले में अगर 50% से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हस्तक्षेप करने के बारे में विचार किया जा सकता है, वरना उसके बिना नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि अब खाने पीने की चीजें, अब हमारी थाली पर भी इन मुनाफाखोर और कालाबाजारियों की गिद्ध दृष्टि आ गई है। अब वो उसमें भी मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये 3 अध्यादेश हैं, जो 3 अध्यादेश इस देश की खेती की कमर तोड़ते हैं, इस देश के आम नागरिक की, इस देश के 33-34 करोड़ परिवारों के रसोई की, रोटी की, दाल की, चावल की, आलू की, प्याज की, तेल की सुरक्षा को छीनते हैं, और अंबानी और कारगिल जैसी देशी और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे का इंतजाम करते हैं। इससे ज़्यादा खतरनाक कोई फैसले हो सकते हैं? इन कानूनों को अध्यादेश के रूप में लाया। उन्होंने ठीक कहा था 12 मई के भाषण में। उन्होंने कहा था कि महामारी को अवसर की तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और नीति आयोग के एक सदस्य हैं जो एफडीआई का काम देखते हैं, वो हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ जॉन एफ कैनेडी की यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेकर आए। एक बड़े ऑफिसर हैं जो नीति आयोग के मेंबर हैं, जिनका नाम है अमिताभ कांत। उन अमिताभ कांत साहब ने फरमाया है कि ये बिल्कुल सही समय है। जिन फैसलों को लेने में आमतौर से सरकारें हिचकती रही हैं, ये कोरोना के लॉकडाउन का समय उन फैसलों को लिए जाने का सबसे अच्छा समय है। एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, किसी जमाने में इंडियन एक्सप्रेस के संपादक भी थे, शेखर गुप्ता। बड़ी फ्लावरी इंग्लिश में, बड़ी चमचमाती हुई अंग्रेजी की भाषा में अपना ज्ञान पेलते रहते हैं। वो अमेरिका और देशी कॉरपोरेट कंपनियों के एक तरीके से ड्रमर हैं, ढिढोरची हैं। उन्होंने भी लिखा है कि बिल्कुल सही फैसले लिए जा रहे हैं, और मोदी सरकार को बड़े साहस के साथ जाना चाहिए, और ये सही समय है। इस समय कोई प्रतिरोध नहीं होगा, कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई विरोध कार्रवाई नहीं होगी। ये समय है जब कड़े से कड़े फैसले लिए जाने चाहिए। ये कड़े फैसले और महामारी को अवसर बनाना किसके लिए कड़े फैसले हैं? ये अंबानी, अडानी, इस देश की कॉरपोरेट कंपनियों और दुनिया भर की विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों को इस देश की लूट के लिए खुला छोड़ देने के कड़े फैसले हैं, और उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस देश में किसी भी तरीके का प्रतिरोध विकसित नहीं हो सके, और न केवल विकसित नहीं हो सके बल्कि कोरोना तानाशाही का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बात के लिए कि किसी भी तरीके की अगर आवाज़ उठे तो उसको जेल में डाल दिया जाए। रोहतक की नताशा जेल में है, डॉक्टर अंबेडकर के जो पौत्र दामाद है प्रोफेसर आनंद तेल तुमड़े, वो जेल में हैं।
ऐसे न जाने कितने बुद्धिजीवी जेल में हैं, और ये दिल्ली के दंगों की आड़ में या दूसरे एनआरसी और सीए के मामलों को लेकर झूठे मुकदमों में न जाने कितने लोग जेल में हैं। इमरजेंसी 1975 से लेकर 77 के बीच में, 26 जून 1975 से लेकर 24 मार्च 1977 के बीच में जो इमरजेंसी आपातकाल इस देश ने देखा है, उससे 1000 गुना ज़्यादा खराब हालत इस वक्त देश के लोकतंत्र के लिए है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है। उसका पूरा इस्तेमाल कॉरपोरेट कंपनियों को मुनाफे बढ़ाने की कोशिश के लिए किया जा रहा है। एक और फैसला चुपके से हुआ है, उसके लिए अध्यादेश लाने की आवश्यकता नहीं है, वो कानून की धारा में परिवर्तन कर दिया गया है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो था, उस बिजली कानून 2003 की धारा 62 और 65 में परिवर्तन करके, संशोधन करके ऐसा गोलमोल इंतजाम कर दिया गया है कि अब किसान को सस्ती बिजली जो मिला करती थी, आने वाले कुछ वर्षों में किसान की सस्ती बिजली का प्रावधान पूरी तरीके से गायब होने वाला है। अभी फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि वो नियामक आयोग दरों को तय करते वक्त जो अलग अलग सेक्शंस के लिए तय करता था, उसके लिए सरकार की ओर से जो सब्सिडी दी जाती थी खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली के बिलों में, वो अब सब्सिडी नहीं दी जाएगी, वो अब सीधे कंपनियों को दी जाएगी। 4-6 महीने बाद आप मोदी जी का भाषण सुनेंगे, उसमें वो ये कहेंगे कि अब वो सब्सिडी किसान के खाते में सीधे पहुंचाई जाएगी। और ये खातों में सीधे पहुंचाया जाने वाला घपला कितना बड़ा है, ये जिनका रसोई गैस की तथाकथित सब्सिडी पहुंचती है या बाकी की जो बीपीएल की सब्सिडीज पहुंचती हैं, वो लोग जानते हैं 60% से ज़्यादा मामलों में पहुंचती नहीं है। और 2-4 साल बाद फिर वो यही कहेंगे कि नहीं, एक भारत एक कानून, एक भारत एक बिजली की दर। वो ये कभी नहीं कहते एक भारत तो मुकेश अंबानी और गांव के खेत मजदूर की भी आमदनी एक बराबर, वो उसके बारे में एक भारत की बात नहीं करते, लेकिन एक भारत कमाई के लिए एक भारत, लूट के लिए एक भारत। ये किस किसान के साथ किया जा रहा है? ये भारत देश के उस किसान के साथ किया जा रहा है जो पहले से ही टूट चुका है। वो कह रहे हैं ना, बेंगलोर जाके बेच के आएगा, चेन्नई जाके बेच के आएगा। मंदसौर में हाट पीपलिया मंडी जो है, उस पीपलिया मंडी से गांव की दूरी 20-25 किलोमीटर थी, जहां के लोग शहीद हुए 6 जून 2017 को। वो अपनी लहसुन और प्याज भर के लाए थे, ट्रैक्टर ट्रॉली में, किराए की ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आए थे, और वो लेकर आए थे। और जब वहां पर मंडी में पहुंचे तब उनको ये मालूम पड़ा कि परसों जो 40 रुपए किलो बिक रहा था लहसुन, उसकी कीमत एकदम से घट के 4 रुपए से भी नीचे आ गई है। और किसान ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे बैठे जोड़ लगाया कि जितने पैसे में ये डीजल डला है और जितने में मैं ये ट्रॉली और ट्रैक्टर को किराए पर लेके आया हूं, पूरी ट्रॉली बेचने के बाद भी उतना पैसा भी निकलने वाला नहीं है लहसुन का। उसने सड़क पे बिखेर दी अपनी उपज और सरकार से मांग करने लगा कि भाई हमें ये जो अचानक बाजार में ये जो आड़तियों ने, व्यापारियों ने मिलकर कीमत गिरा दी है, हमको हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कीमत की गारंटी तो दो। गारंटी तो नहीं मिली। शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उसने गोली चला दी और 6 नौजवान किसान शहीद हो गए। ये केवल मंदसौर की कहानी नहीं है, पूरे देश भर में यही होता है। अच्छी फसल हो तो भी किसान को घाटा है, और खराब फसल हो फिर तो घाटा घाटा है। जिसको दाम नहीं मिल रहे, जिस देश में आज भी किसान की हालत यह है कि 80-85% से ज्यादा किसानी ऐसी है जो या तो छोटे किसान है या सीमांत किसान है। इसका मतलब यह है कि उनकी पास इतनी जमीन है जिसमें से उनका गुजारा पूरी तरीके से नहीं चल सकता, उस खेती को तोड़ दो। ये उस देश में फैसला लिया जा रहा है जहां आधी आबादी ग्रामीण जो है वो खेत मजदूरों की है। ये उस देश में फैसला लिया जा रहा है जहां पर 1991 से 2011 के बीच में सरकार की नीतियों से परेशान होकर 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों ने खेती किसानी का काम बंद कर दिया। हर रोज 2,000-2,500 से ज्यादा किसान किसानी छोड़ रहे हैं। हर दिन करीबन 1 दर्जन से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उसमें इस पूरे के पूरे कोरोना के महामारी को अवसर बनाकर अब ये जो लाने की कोशिश की जा रही है, जाहिर सी बात है कि वो इस देश की किसानी को बहुत जबरदस्त संकट पहुंचाने का काम करने वाली है, मुश्किल में डालने का काम करने वाले हो।
ये उस देश में किया जा रहा है जहां की अर्थव्यवस्था आज भी किसान की दम पर चलती है। अगर 2011 की जनसंख्या के आंकड़े हम लोग देख लें तो इस देश में लगभग 8% ऐसे लोग हैं जो फुल टाइमर किसान हैं, फुल टाइम किसानी करते हैं। लगभग 10 करोड़ के आसपास 8%। जो खेत मजदूर हैं या जो पार्ट टाइम खेती करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या करीबन 25% है, लगभग 24 करोड़ मान लीजिए। उसके बाद इनकी आमदनी पर, इनके जीवन पर निर्भर रहने वाले, इनके उत्पादन पर निर्भर रहने वाले जुलाहे हैं, मिस्त्री है, बढ़ई है, टेलर है, दुकानदार है, अंडे बेचने वाले हैं, बकरी पालने वाले हैं, गाय पालने वाले हैं, पशुपालन का काम करने वाले हैं, आदिवासी इलाकों में वनोपज के संग्रहण को और वनोपज के व्यापार को करने वाले हैं। इन सारे लोगों को भी अगर जोड़ लें तो ये देश की कुल आबादी का 50% होते हैं। अगर इस देश की 50% आबादी के पास ही कुछ नहीं बचेगा तो ये किस तरीके से देश का विकास होगा? कॉरपोरेट की तिजोरी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आधी आबादी की पूरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी, वो पूरी तरीके से विपन्न हो जाएगा और नील की खेती के युग में पहुंच जाएगा, तो बचेगा क्या? इसलिए ये हमला केवल आज का हमला नहीं है, ये हमला आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, आने वाली दशकों के लिए भी हमला है। और इसलिए अगर वो ये सोचते हैं कि उनके इस तरीके से हमले के बाद उनके शेखर गुप्ता या उनके अमिताभ कांत या उनके ये जितने भी मीडिया वाले जो ढिढोरची हैं, वो अगर ये सोचते हैं कि अब किसान आंदोलन नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, तो अगर परिस्थितियां खराब से खराब होती जाएंगी तो नई परिस्थितियों में किसान और मजदूर भी अपने आंदोलन के नए नए तरीके लेके आएगा, जो पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं। कभी संयुक्त रूप से, कभी स्वतंत्र रूप से। आज किसान सभा ने 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक अपने गाँव में होने वाले वास्तविक असर और दुख दर्दों को 3-3, 4-4 मिनट के वीडियोस बना के, प्रदर्शन के जरिए, गानों के जरिए सोशल मीडिया पे लोगों के बीच में ले जाने का फैसला लिया है, क्योंकि मुख्यधारा का मीडिया तो खबर बना नहीं रहा। उसके बाद फिर ये तय किया गया है कि 23 जुलाई को और 9 अगस्त को, और 23 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के बीच में लगातार पूरे देश भर में किसान, खेत मजदूर और ट्रेड यूनियन CI2 ये लोग मिलकर कार्रवाई करेंगे, जिसमें 23 जुलाई के दिन अलग अलग ब्लॉक्स में, गांव में, कस्बों में, तहसीलों में कार्रवाई की जाएंगी, और 9 अगस्त के दिन जुझारू कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जो इसमें ये तीनों संगठन और देश के खेत मजदूर, किसान और मजदूर मिलकर अपनी ताकत को दिखाएंगे। तो आंदोलन के अनेक रूप आ रहे हैं। इसलिए अगर वो ये इस गलतफहमी में है कि बहुत आसानी के साथ वो इस काम को कर लेंगे और लोगों का प्रतिरोध नहीं होगा, जैसे शेखर गुप्ता अगर एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ के और अंबानी और अडानी को खुश करने के लिए अपने ब्लॉग्स लिख के और अपने कॉलम्स लिख के वो समझ रहे हैं कि अब सब कुछ बंद हो जाएगा, तो भैया ये 135 करोड़ का देश है, इसने अच्छों की खटिया खड़ी की है। तो ये जो आभासी टेलीविज़न में से निकलकर, बुद्धू बॉक्स में से निकलकर ये जो भस्मासुर पैदा हुआ है, इस भस्मासुर की खटिया खड़ी करने की भी ताकत इस देश के मजदूरों, किसान में है। इसलिए किसी भी तरीके की गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है। लड़ेंगे और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को उलटेंगे, इस देश के किसान भी और इस देश के मजदूर। बिल्कुल आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, काशी करवट वाली कहानी छोड़िए, बाद में सुनाएंगे, या अगर समय मिला तो देखते हैं ये कर क्यों रहे हैं ऐसा। बहुत सहज तरीके से लोग बाग पूछते हैं कि ये कर क्यों रहे हैं ऐसा। जब इनको मालूम नहीं है, जब आपकी समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे नुकसान हो गए, तो ये क्यों कर रहे हैं। एक होता है पूंजीवाद। उस पूंजीवाद के बारे में कहा जाता है कि अगर उसको 10% मुनाफा लगेगा तो कहीं भी लगने के लिए तैयार हो जाता है, अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर 100% मुनाफे की संभावना हो तो वो कहीं भी जा सकता है, एक धंधे को बंद करके दूसरे धंधे में भी जा सकता है, अगर 100% की संभावना हो। और अगर 300% और अगर 300% की संभावना हो तो वो दुनिया के सारे कानून, मानवता के सारे नियम कायदे तोड़ सकता है, अपने मालिक की गर्दन को भी दांव पे लगा सकता है। इतनी हवस होती है उसमें मुनाफा कमाने की। कॉरपोरेट पूंजीवाद उस पूंजीवाद का भी बाप है। उन्हें सिर्फ मुनाफा चाहिए।
वो मुनाफा किसी भी कीमत पर मिले, और उस मुनाफे की कोई भी कीमत मानवता को या मनुष्यता को क्यों न चुकानी पड़े, उसके लिए मुनाफा चाहिए। और वो कॉरपोरेट 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 2014 के पहले खर्च करके मोदी की आभा बना के उन्हें उनके प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करके लाया। और अगर वो पैसा खर्च करके लाया है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके लाया है, तो अपने लिए काम कराएगा। इसलिए सारे नियम कायदे एक तरफ एक दिशा में जा रहे हैं, और वो दिशा ये है, चाहे वो कोयला खदानों का मामला हो, चाहे वो BSNL का मामला हो, चाहे वो सेना के लिए टैंक और बम के गोले और बंदूकें और मशीन गनें तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को बेचने का मामला हो, चाहे वो खेती पर कब्जा करने का मामला हो। मकसद केवल एक है, और मकसद ये है कि इन पूंजीवाद के सबसे घिनौने रूप कॉरपोरेट की कंपनियों के मुनाफे में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ एक और दिक्कत है कि हमारा जो कॉरपोरेट है वो एक हिंदुत्व के नाम के बगनखे को ओढ़ के भी आया है। ये हिंदुत्व क्या है? इसका हिंदू धर्म की परंपराओं के साथ, हिंदू धर्म की दर्शन के साथ, हिंदू समाज की जीवन शैली के साथ, जो इस हिंदुस्तान में रहते हैं, उसकी विविधता के साथ किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं है। सावरकर ने, जिन्होंने पहली बार इस हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा था ये बात जो मैंने आपके बीच में बोली कि इसका हिंदू धर्म की परंपरा, दर्शन या विचार या जीवन शैली से कोई रिश्ता नहीं है। ये एक खास तरीके की राजनीतिक प्रणाली है, और उस खास तरीके की राजनीतिक प्रणाली का नाम है मनुस्मृति के आधार पर राज को चलाना। 3 दिन पहले हरियाणा CPIM की साइट पर कॉमरेड सुभाषिनी अली आई थी, और उन्होंने काफ़ी विस्तार के साथ आपको ये जानकारी दी थी कि किस तरीके से ये एक अलग तरीके की पार्टी है, जो इस देश के लोकतंत्र में, संविधान में, सब लोगों की समानता के अधिकार में, इसमें विश्वास नहीं करते। और वो कॉरपोरेट के साथ मिलकर इस देश में उसी तरीके के समाज को लाना चाहती है जिसकी कल्पना, जिसकी बहुत धूर्ततापूर्ण अवधारणा मनुस्मृति में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सारी संपत्ति रखने का, जमीन रखने का, जायदाद रखने का, दुनिया के सारे सुखों को भोगने का अधिकार केवल मुट्ठी भर लोगों को है। बाकी सारे लोगों को उनके अलग अलग क्रम में, दासानुक्रम में उनके गुलाम और सेवक बन के काम करना है। किसानों के पास ज़मीन भी नहीं होनी चाहिए। उनका काम है उस ज़मीन पर वो अपने मालिक के लिए काम करें, और उसके आधार पर जो मिल जाए उसके लिए तुष्ट हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए। मजदूर के लिए भी यही लिखा गया है, और ठीक उसी जगह पर वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन 3 अध्यादेशों से जो लड़ाई होगी, या बिजली कानून को बदलने के सवाल को लेकर जो लड़ाई होगी, या बाकी के सारे प्रश्नों पर, चाहे वो किसानों के प्रश्न हो, चाहे वो 8 घंटे के काम को बढ़ा के 12 घंटे और श्रम कानूनों के खात्मे का सवाल हो, चाहे वो लोकतांत्रिक अधिकारों का पर किए जाने वाले हमले के विरोध का सवाल हो, ये जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी, उन लड़ाइयों का ये वॉचवर्ड है, उन लड़ाइयों का ये मार्ग निर्देशक है। और वो ये है कि केवल कॉरपोरेट से लड़ने से काम नहीं चलेगा, हिंदुत्व से भी लड़ना पड़ेगा। केवल हिंदुत्व से लड़ने से काम नहीं चलेगा, कॉरपोरेट से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों गलवहियाँ डाल के आए हैं। जैसे कोरोना के वायरस के बारे में, कोविड-19 के बारे में कहा जाता है कि वो प्रोटीन का एक अणु है जिसके ऊपर चर्बी की एक परत है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बार बार साबुन से हाथ धोइए, ताकि वो चर्बी जो है वो साबुन से घुल जाएगी और प्रोटीन बह के चली जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि हाथ धोइए, और इसीलिए कहा जाता है कि मास्क पहनिए। ये जो कॉरपोरेट हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व की मनुस्मृति के अणु है। उसके ऊपर कॉरपोरेट की, अंबानी की, अडानी की और अमेरिकी कंपनियों की चर्बी चढ़ी हुई है। दोनों से लड़ना पड़ेगा। इसलिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अगर साबुन से हाथ धोना है, तो इस कॉरपोरेटी हिंदुत्व से लड़ने के लिए पूंजीवाद से हाथ धोना पड़ेगा, हिंदुत्व से हाथ धोना पड़ेगा, उनकी गंदगी को साफ करना पड़ेगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए अगर मास्क पहनना है,
तो कॉरपोरेटिव हिंदुत्व से बचने के लिए, खुद बचने के लिए, उससे बचकर अच्छा रास्ता निकालने के लिए और बाकी दुनिया को और देश को बचाने के लिए केवल मास्क पहनने से काम नहीं चलेगा, मार्क्स को पढ़ना पड़ेगा। 1848 में उन्होंने जो छोटी सी किताब लिखी थी, गुट का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने पूंजीवाद की लालसा, हवस और मानवता के साथ किए जाने वाले अत्याचारों का जो संकेत दिया था, आज हम अपनी नंगी आंखों के साथ देख रहे हैं। और वो ये है कि मानवता जाए भाड़ में, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, मुनाफे के पहाड़ खड़े होने चाहिए। देश के विकास की पहचान किसान के जीवन की समृद्धि या पेट में जाने वाली कैलोरीज नहीं होनी चाहिए, डॉलर बिलियनर्स, डॉलर अरबपतियों की संख्या होनी चाहिए, जिन पर हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बड़ा गर्व करती है। ठीक वही चीज़ आ रही है आज हमारी आंखों के सामने, जो 1848 में मार्क्स ने लिखी थी। और ये एक बात दोबारा से दोहराने की आवश्यकता है कि अगर बीमारी वही है जो मार्क्स बता के गए थे, तो दवा भी वही लगेगी, जिसके लिए CPIM हरियाणा की राज्य कमेटी हरियाणा में और CPIM पूरे देश भर में अपने संघर्षों को विकसित करने की भूमिका में लगी हुई है।